वाली जो नीति है उसको गरीब छात्र के हित में बनाए जाने की बजाय लगातार आपदा के समय में भी अवसर ढूंढते हुए पूरी कोशिश की जाती है, हर संभव कोशिश की जाती है कि हर दूसरी हर अगली नीति के साथ किस तरीके से बहुसंख्यक गरीब छात्रों को किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था से बाहर बेदखल किया जा सके। हम आज एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। सर मुद्दा यही है कि मतलब पहले 12th के बेस पे एडमिशन्स होते थे, कट ऑफ सिस्टम था, सेम उसी तरीके से अब CUET ला दिया गया। उसमें क्या है कि आप वो कह ये सरकार कह रही है कि प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे जिसमें आप एंट्रेंस बेस पे एडमिशन्स ले सकते हैं। पर आप ये बताइए जो बड़े प्राइवेट DPS अलग अलग बड़े स्कूल से पढ़ के आए हुए बच्चे हैं और साथ में CUET के लिए उन्होंने अलग से कोचिंग्स ली हैं और साथ में हमारे सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स की शक्ल देखने को हमें नहीं मिलती, लैब्स नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, साइंस लैब्स नहीं है। तो उन दोनों में अगर आप अंतर कर रहे हैं तो कौन एडमिशन ले पाएगा? सीधी सी बात है, जो प्राइवेट स्कूल से आए हुए स्टूडेंट्स हैं वही एडमिशन ले पाएंगे। तो यही दिक्कत यही है कि अभी CUET लाने से पहले इनका ये कदम होना चाहिए था सरकार का कि आप यहाँ पे सीट्स बढ़ाएं, नए कॉलेजेस खोलें। पिछले 30 साल में पब खुल सकता है, बार खुल सकते हैं, तमाम तरीके के शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं अमीरों की अय्याशी के लिए, पर एक कॉलेज यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलेज खुलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये सबसे बड़ा हमारा प्रश्न है कि क्यों? अगर तुम्हें पहले सरकार को पहले कॉलेजेस खोलने चाहिए थे, सीट्स बढ़ानी चाहिए थी, इवनिंग कॉलेजेस खोलने चाहिए थे, उसके बाद स्टूडेंट्स की राय लेकर स्टूडेंट्स को देखते हुए आगे के कदम लेने चाहिए थे। पर ये सरकार शिक्षा को भी एक बिजनेस का, व्यापार का जरिया बनाते हुए यहाँ पे CUET लाती है और जहाँ पे पहले 12th के बेस भी हमें बाहर निकाला था, कहती है कि आपको प्राइवेट स्कूल वालों को पूरे एक स्टेयर्स मिल गई है, सीढ़ी मिल गई, आप आराम से चढ़िए और जाइए। यहाँ पे सरकारी स्कूल वालों के पास हथौड़ा है और या कुछ भी नहीं, हथौड़ा दे रखा है और उनको बोल रखा है कि आप हथौड़ा मारिए, दीवार तोड़िए, अगर तोड़ पाते हैं तो एंट्री ले लीजिए। मतलब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग छठ के IGNOU, SOL और तमाम तरीके के ओपन सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। IGNOU में मतलब SOL में कोई बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह हमें नहीं मिलता, IGNOU की भी सेम हालत है, मतलब कोई वो नहीं है। यहाँ पे सरकार सीधा सीधा चाह रही है कि जो एलिट क्लास के बच्चे आ रहे हैं वो पढ़े लिखे बिजनेसमैन के, और जो यहाँ से हमें सस्ता श्रम मिले। पहले ज़माने में क्या होता था सर कि मतलब मजदूर का बच्चा तो मजदूर बनेगा, ये सोच थी। तो मेरे को अभी भी सरकार के दिमाग में यही सोच बैठी हुई है कि अगर मेरे पिताजी मजदूर हैं तो मैं भी मजदूर बनूं। लगता है सरकार किस ओर भविष्य छात्रों को ले जा रही है? अंधकार में छात्र का भविष्य जा रहा है। आप ये देखिए कि सबसे मेहनत कश आबादी जो है वो शिक्षा से ही बाहर चली जाएगी, वंचित हो जाएगी, तो क्या बचेगा देश में? आप बाहर जाके कहते रहिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बट सच्चाई तो ये है ना कि यहाँ पे जो सबसे नीचे तबके के बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, उनको शिक्षा तक नहीं मिल रही है, शिक्षा से उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो कहाँ से हम ऑल इज़ वेल कह सकते हैं यहाँ पे? तो यही है कि भविष्य जो है वो सिर्फ सरकार को, अमीर पूंजीपतियों के बच्चों का दिख रहा है, गरीब बच्चों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। उनका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। NEP के तहत हरियाणा में कितने ही स्कूल बंद किए गए हैं, कितने ही दिक्कतें हुई हैं और स्कूल मर्ज किए गए हैं। वहाँ पे गर्ल्स के लिए बोल देंगे अगर वो 2 किलोमीटर जाके नहीं पढ़ सकती, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो NIOS से आप पढ़ लीजिए। NIOS में क्या पढ़ाई होती है? मतलब आप कह रहे हैं कि लड़कियां घर पे ही बैठ जाएं, और सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं वो घर पे ही बैठ जाएं। डिजिटल मीडियम तो अच्छा है ना? डिजिटल मीडिया सर, आप किस डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं? मेरे फ्रेंड के पिताजी महीने के 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार कमाते हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, मुश्किल से 10 हज़ार कमाते हैं। उसमें आप क्या सोच रहे हैं? 20 हज़ार का फ़ोन लेके वो मेरी फ्रेंड को दे देंगे अपनी बेटी को कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले, डिजिटल पढ़ाई कर ले।
ऐसा हो सकता है क्या? आप लॉकडाउन में देखिए ना, मतलब पेरेंट्स ने अपनी भैंसें, अपने बर्तन वगैरह बेच के बच्चों के लिए फ़ोनों का जुगाड़ किया है। इसे क्या साबित करना चाहते हैं कि मतलब जिनके पास सुविधाएं हैं तमाम तरह की जो डिजिटल इंडिया को फेवर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई लगे हुए हैं, वो पढ़ ले। जिनके पास कुछ नहीं है वो बैठे रहे, पढ़ाई से दूर हो जाए, निकल जाए। किस डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं सर? जब गरीबों के पास, मेहनत कश आबादी के पास कोई डिजिटल इंडिया नहीं है, कुछ डिजिटल नहीं है। देखिए, सरकार की स्ट्रेटजी जो चुनी हुई बनाती है सरकार, वो आज बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल कर रही है। आप ये देखिए कि मतलब मैं वही दोहराना चाहूँगी, कहाँ बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं। आप ये देखिए, स्कूल्स में अभी भी सरकार जो है शौचालय निर्माण के नाम पे छोटे छोटे क्षेत्रों से, गाँवों से वोट ले जाती है शौचालय के। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब स्कूल में अगर हम देखेंगे, पानी तक पीने तक की साफ व्यवस्था नहीं है। प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए अलग रूम में वाटर होता है, हमारे लिए गंदा पानी होता है। उस माहौल में आप क्या सोचते हैं कि कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? वहीं से बच्चे निकाल दिए जाते हैं, वॉशरूम साफ़ नहीं होते, गर्ल्स को निकाल दिया जाता है। तो कहाँ हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है? मेरा सरकार से, प्रशासन से यही सवाल है, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, जबकि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो नया एडमिशन प्रोसीजर आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, जिसको CUET कहा गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से नाम बदल के एक पुरानी जो प्रणाली है जिसके अंदर बहुसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जाता है, केवल नाम बदल के एक नई प्रणाली की तरह इसको दिखा रही है यूनिवर्सिटी। मगर सच्चाई ये है कि CUET की प्रणाली के साथ भी अधिकतर छात्र अपने मन चाहे कॉलेज में, मन चाहे कोर्स में और हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेने की काबिल नहीं है। तो इसी संदर्भ में कि किस तरह से ऊंची कट ऑफ या जिसे मेरिट बोला जा रहा था पिछले साल तक, आज उसका नाम बदल के उसको केवल CUET कर देने से ये बात नहीं बदल जाएगी कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्र, हाशियाई समुदायों से आने वाले छात्र, जिन फर्स्ट जनरेशन लर्नर छात्र, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे को भेद पाना। और CUET इस प्रॉब्लम को, यही जो समस्या हमारे सामने है कि सीटें नहीं बढ़ रही हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, इस समस्या को का निवारण करने में कोई मदद नहीं करती है। ये केवल एक नाम बदलने जैसी बात हुई, पर समस्या के ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बदलाव होना ज़रूरी है, शिक्षा में भी परिवर्तन लाया जा रहा है, सरकार कह रही है, लेकिन क्या लगता है ये जो परिवर्तन आ रहा है वो शिक्षा के किस ओर ले जा रहा है? देखिए, जो नई शिक्षा नीति है जिसके संदर्भ में हम जो यूनिवर्सिटी में कई चेंजेस हो रहे हैं उसको समझ के देखते हैं, वो नीति ऐसी है, आप उसका डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छे शब्द यूज़ करके, जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जैसा बड़ा शब्द यूज़ करके, दरअसल सरकार क्या करना चाह रही है कि वो जो पढ़ाई का खर्च है वो वापस छात्र के ऊपर डालना चाह रही है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फंडेड एजुकेशन, मतलब जनता के पैसे से चलने वाली एजुकेशन। जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जामिया है, JNU है, इन सब कॉलेजेस के अंदर भी इस तरह के प्रावधान लाए जाएंगे जिससे धीरे धीरे फीस बढ़ाने का या फिर इन इंस्टीट्यूशंस को और एक्सक्लूसिव करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति के अंदर हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं कि सीटों की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बट चंद 70,000 के आसपास सीटों के ऊपर साल दर साल एडमिशन होता है। हम देखते हैं पिछले 30 साल के अंदर एक नया कॉलेज नहीं खुला दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये जो समस्या छात्र और युवा जिससे जूझ रहे हैं उसको नज़रअंदाज करके कोई दूसरी ही तरह के सॉल्यूशंस ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने ला के रख रही है। और इससे साफ पता चलता है कि गरीब छात्रों के लिए और गरीब युवाओं के लिए इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। वो केवल इसका रास्ता साफ कर रही है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, वो गरीबों के बच्चों को आगे चल के सस्ते श्रम की तरह इस इनफॉर्मल जॉब मार्केट के अंदर एक्सप्लॉइट कर सके। साफ नई शिक्षा नीति का यही बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को इनफॉर्मलाइज कर रही है, यानी कि अनौपचारिक बना रही है। हम अभी देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 मोड चलते हैं। एक तरफ है रेगुलर कॉलेज जिसके अंदर आपको बाकायदा पूरी क्लास मिलती है, कॉलेज मिलता है, और दूसरी तरफ है SOL जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर छात्र पढ़ते हैं। और वहाँ की हम शिक्षा को देखेंगे तो वो बहुत ही घटिया स्तर की शिक्षा है। उसको लेके, उस डिग्री को लेके जब छात्र पहुँचते हैं जॉब मार्केट में तो उनको क्या महज 8,000 की 10,000 की नौकरी में मिलती है। और ये किस तरह की शिक्षा हुई?
इन सब सवालों के बारे में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सरकार को और इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप छात्रों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।